हेलो। हेलो। अस्सलामुअलैकुम अय्यूब भाई। फरहान सैयद भाई, शफी भाई। वालेकुम अस्सलाम। एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज़ साफ आ रही है, नहीं आ रही है? स्क्रीन आपको साफ दिख रही है? वालेकुम अस्सलाम साकिब भाई। समहाउ मेरी स्क्रीन नहीं कर रही। कर रहे हैं ओएस भाई, भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। ओके, स्क्रीन भी क्लियर है और मेरी वॉइस भी। जल्दी जल्दी आप। वालेकुम अस्सलाम साकिब भाई, अजहरुद्दीन भाई, शुक्रिया बहुत बहुत कंफर्मेशन के लिए। आप लोग अपने क्वेश्चन लिख के रखें, कल किसी ने बोला था कि आपको क्वेश्चन है। अरे बोलूंगा तब आवाज आएगी ना ओएस भाई, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ अभी। पार्ट 1 और 2 का शॉर्ट थोड़ा सा रिकैप करूंगा, लेकिन दोनों वीडियो अवेलेबल हैं। आप शायद कल परसों थे नहीं, तो इसलिए का तो करना मुश्किल। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो बताइए स्टार्क साहब। अब।
अपने क्वेश्चन आप लोग लिखते जाइए यहाँ पर। आपके जो कल परसों के क्वेश्चन हैं वो आप क्वेश्चन लिखते जाइए, मैं इंशाल्लाह उनको लेने की कोशिश करूंगा। ओके, तो स्टार्क भाई अगर आपने सेशन पूरा अटेंड किया है तो आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए ना, रिवीजन की क्या ज़रूरत है। आप क्वेश्चन पूछिए, आपको कहाँ पर इशू आया है, तो इंशाल्लाह वो एक्सप्लेन करेंगे आपको, अगर कोई इशू है तो आपको, है ना। किसी और का कोई सवाल? छोटा सा रिकैप वैसे मैं लूंगा, आज प्लान में है मेरे। ओके। एक दो मिनट और वेट करते हैं। स्टोरी को किधर ट्रैक करें? कल बताया था भाई, कल परसों मैंने बताया था, कल भी बताया था कि आप टेलीग्राम चैनल हैं बहुत सारे जो कॉल वॉल नहीं देते हैं, वो बाई सेल कॉल वगैरह कुछ नहीं देते हैं, कोई डिस्कशन नहीं होता है उसमें, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ आती है। किसी न्यूज़ चैनल, बिजनेस वाले जो न्यूज़ चैनल हैं उनके टेलीग्राम चैनल हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, और वीकली डेली जैसे आपको फॉलो करना है वह आप वैसे कर सकते हैं। शादाब भाई, 50 मूविंग एवरेज ज्यादातर दूर ही रहता है, थोड़ा पास रहे तो चलेगा या एकदम पास होना चाहिए? आपका सवाल इससे रिलेटेड है, राइट। 5, 9, 13, 50, 21। तो शादाब भाई इसमें देखना है ना कि अगर ये प्लस माइनस 3 से 5% की रेंज में भी रहेंगे ना ये सारे मूविंग एवरेजेस, सिंपल मूविंग एवरेजेस, तो चलेगा। बट जितना ज्यादा ये डॉट बनाएंगे एक सिंगल पॉइंट पे, उतना ही बढ़िया ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो आपकी बात सही है कि अगर 5 और 50 को कंपेयर करोगे तो वो 5 दिन का मूविंग एवरेज है और वो 50 डेज का मूविंग एवरेज है, तो उनमें बट ऑब्वियस है कि थोड़ा डिस्टेंस होना रहेगा। बट आप बहुत सारे स्टॉक कल भी हमने देखे थे कि ऐसे होते हैं जिसमें वो एक पॉइंट टाइप बन जाता है, सारे के सारे जो मूविंग एवरेज हैं वो एक जगह आके मिल जाते हैं। जी नौमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हसीब भाई। वैस भाई आपको जवाब मिल गया आपके क्वेश्चन का। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसीबुद्दीन भाई, फेयर वैल्यू गैप बहुत आती है, कैसे कैसे समझे? मतलब मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, फेयर वैल्यू गैप से आपका क्या मतलब है? ओके, तो शुरुआत करते हैं। आज डे 3 है हमारी वर्कशॉप का, और ये आज लास्ट डे है। और मैं सबसे पहले तो भाई शुक्रिया बहुत बहुत। मैं इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पांस की मुझे उम्मीद नहीं थी। ये ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। 2 दिन के अंदर पहली वाली वीडियो जो है वो ऑलमोस्ट 900 के आसपास उसके व्यू हैं, सेकंड वाली वीडियो जो है वो ऑलमोस्ट 500 के आसपास व्यू हैं, तो दोनों जो हैं वो 1200-1300 व्यूज़ हैं। और एवरेज ड्यूरेशन जो है वो दोनों की, वॉच ड्यूरेशन वो भी काफ़ी लंबी है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये सेशन ऑफलाइन देखा है और शायद आपको पसंद आया तभी आपने देखा है। तो शुक्रिया बहुत बहुत। अब अगर आपको अच्छा लगता है तो आप किसी और से भी बोलिएगा कि वो चैनल को विजिट करे, अगर उनको सीखना है, और अगर नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं, चलता है। मतलब नेसेसरी नहीं है कि हर कोई, बट अगर किसी को सीखना है और आपको लगता है कि ये सीखने में हेल्प करता है तो आप उनको बोलिएगा कि वो चैनल को विजिट करें। दूसरी बात यह है कि आप लोग मुझे अपनी रिकमेंडेशन ज़रूर भेजिएगा कि कौन सा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं आने वाले टाइम में कवर करूं, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो, चाहे वो लाइव सेशन हो, या फिर कोई वर्कशॉप हो। ओके, तो मेरा जो अभी इरादा है वो ये है कि मैं ज़्यादातर शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो होंगी, क्योंकि आप सबकी मशगूलियत रहती है। और उसमें एक कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश करूँगा। और वंस इन ए मंथ या वंस इन ए क्वार्टर, जिस तरीके से आप सब लोगों की अवेलेबिलिटी रहेगी, वो मैं एक लाइव सेशन रखूँगा। तो लाइव सेशन थोड़े कम रहेंगे क्योंकि सबकी अवेलेबिलिटी का मसला रहता है, राइट। नाउ जी उमर भाई, स्टॉक रिलेटेड डिक्शनरी इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी।
ठीक है, तो ये मेरा इरादा है। शुक्रिया बहुत बहुत, लेकिन दुआओं की दरख्वास्त है आप सब लोगों से। आप में से माशाल्लाह बहुत सारे लोग तहज्जुद गुजार हैं, मदरसे से एसोसिएटेड हैं और अल्लाह वाले लोग हैं, तो आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा, फैमिली के लिए दुआ करिएगा। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कोई क्वेश्चन आया क्या। शादाब भाई का क्वेश्चन है कि 12-26 क्रॉसओवर डेली में मिलता है, वीकली में होने का वेट करना है। सर आप कॉन्सेप्ट ही नहीं समझे, कॉन्सेप्ट ही 12-26 वीकली का है, डेली का नहीं है। डेली वाला 12-26 का वीडियो एकदम अलग है। कल जो हमने बात करी थी मल्टीबैगर की, तो वो 12-26 का वीकली देखना है और कंडीशन मिलाकर। ओके, तो 12-26 डेली और 12-26 वीकली में आप कंफ्यूज मत होइए। मल्टीबैगर जब हम तलाश करते हैं तो उसकी वन ऑफ द कंडीशन इज 12-26 वीक। ओके, शादाब भाई होप आपको जवाब मिल गया। हसीबुद्दीन भाई का सवाल है, हाउ टू मैनेज फेयर वैल्यू गैप। मुझे आपका सवाल सच्ची में समझ में नहीं आ रहा है। मोस्ट ऑफ मल्टी बैगर क्रिएट मोस्ट फेयर वैल्यू गैप, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप हिंदी में लिख दीजिए, कोई बात नहीं। फैसल भाई, चार्टिंग का लिंक आपको कल की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर अपना वाला, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं एनालिस्ट ही नहीं हूँ। मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है, मेरा कॉमर्स से फाइनेंस से कोई फॉर्मल एजुकेशन का कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं आपके साथ अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आप सबको ध्यान देनी चाहिए, वो ये है कि किसी भी एग्जाम्पल को जो हम शो करते हैं अपनी वीडियो में, उसको आप बाई या सेल की रिकमेंडेशन ना समझें। वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है। ओके, इसके अलावा आपके साथ मतलब ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप लोग नॉलेज गेन करें और सोर्सेज से, सिर्फ और सिर्फ मतलब मेरी बताई हुई बातों पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना रहें। ओके, मुईउद्दीन भाई का सवाल है कि एनी बुक्स यू रिकमेंड सर विच यू फाइंड। मैं सर इधर उधर छोटी मोटी किताबें पढ़ता रहता हूँ, तो उसमें कोई स्पेसिफिक बुक मैं रिकमेंड नहीं करना चाहता। सबके कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं, मोर और लेस सब लोग सेम ही बात बताते हैं। किसी अच्छे राइटर की कोई सी भी बुक आप उठा लीजिए, इंशाल्लाह उसमें आपको मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि आप क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो आप टॉपिक देखेंगे तो फिर आपको मिल जाएगा। शाहीन का सवाल, वालेकुम अस्सलाम शाहीन। मुईउद्दीन भाई को तो मैंने जवाब दे दिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज तीसरा दिन है और आखिरी दिन है। क्वेश्चन मैं ऑलरेडी ले रहा हूं। आज आपने नोटिस किया होगा मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैं आज आपके क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आज जब आप लोग घर जाएं तो आपके पास कोई क्वेश्चन ना रहे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए कल के सेशन के और परसों के सेशन के, क्योंकि अगर डाउट्स आपके पास रह गए ना तो वो आपको परेशान करेंगे। तो डाउट्स आपके पास नहीं होने चाहिए, राइट। रिकैप करते हैं। तो हमने मल्टीबैगर की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करी थी। मल्टीबैगर की कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने बात करी थी फंडामेंटल की और टेक्निकल की। पहले वाले दिन हमने बात करी थी कि फंडामेंटल्स जो हैं वो बेसिकली सुपीरियर होते हैं, वो सुप्रीम होते हैं फंडामेंटल। और फंडामेंटल की हम जब बात करते हैं तो मेनली हम किन चीज़ों पर फोकस करते हैं, हम फोकस करते हैं नंबर 1 सेल्स पर, नंबर 2 प्रॉफिट पर, ईपीएस पर, डेट पर, एक्सपेंशन पर, प्रोमोटर होल्डिंग पर, मैनेजमेंट पर और टर्न अराउंड कंपनी पर। इसके अलावा हम फोकस करते हैं इशू रिजोल्यूशंस पर, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर अगर कोई इशू रिजोल्यूशन है। अंडर वैल्यूड स्क्रिप्ट्स को हम देखते हैं कि उनकी पी कितनी है जो इंडस्ट्री पी से कम होनी चाहिए, उनकी फेयर वैल्यू कितनी है जो फेयर वैल्यू कम से कम 3 से 4 गुना आनी चाहिए, तभी आप उसको समझे कि मल्टीबैगर बन सकता है। इक्विटी कैपिटल उनकी कितनी है, किस किस के पास कितना स्टेक है, एचएनआई कितना लेकर बैठे हुए हैं, प्रमोटर के पास कितना है। और हम ये भी देखते हैं कि क्या कोई ऐसी स्क्रिप्ट है जिसमें डीआईआई और एफआईआई धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली हम ये चीजें कवर करते हैं अपनी जब हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं, राइट। तो ये हुआ हमारा फंडामेंटल का बेसिक। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमने ये बात करी थी कि हम बेसिकली फंडामेंटल स्टोरीज को पकड़ते हैं, चाहे वो आप डेली पकड़ें, चाहे किसी टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, न्यूज़ चैनल को फॉलो करें। मैं आप नोटिस करें, मैं
बाई सेल रिकमेंडेशन के लिए न्यूज़ चैनल को फॉलो करने की या टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं स्टोरीज पकड़ने के लिए। स्टोरी का मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, डेट रिडक्शन हो रहा है, मैनेजमेंट में कोई चेंज हुआ है, टर्न अराउंड हुआ है, ये सारी चीज़ों के लिए आप जो हैं वो बेसिकली टेलीग्राम चैनल को या किसी न्यूज़ चैनल के टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ओके, जब आप ये करेंगे डेली, वीकली, मंथली, तो आपको एक ग्रुप ऑफ स्टॉक मिल जाएगा। उन ग्रुप ऑफ स्टॉक की आपको डीप डाइव एनालिसिस करनी है या फिर आप अपने स्कैनर रन कर सकते हैं। मैंने अपने स्कैनर आपको लिंक में दे दिए हैं, आप उनको रन करिए। आपको जब आप रन करेंगे तो बहुत सारे स्टॉक निकल के आएंगे जिन पे आपका कन्विक्शन बढ़ेगा। उनकी आप सेल्स, डेट, ईसी, सॉरी, ईपीएस चेक करिए। जब वो सब करने के बाद आपको लगभग 25-30 स्टॉक मिलते हैं। फिर आप उनकी एनालिसिस करने के बाद जब आप फाइनल जगह पर पहुंचते हैं तो आपको 5 या 6 स्टॉक रह जाते हैं। उन 5 या 6 स्टॉक को आप क्या करते हैं, उन 5 या 6 स्टॉक को आप फॉलो करते हैं। कहाँ पर? टेक्निकल में। टेक्निकल में मैंने आपको सेटअप बताया था कि मैं कौन सा सेटअप फॉलो करता हूं। तो वो सेटअप हमारा ये था जिसमें हम ये देखते हैं कि मर्जर होना चाहिए सिंपल मूविंग एवरेजेस का 5, 9, 13, 50 और 21 एसएमए का मर्जर होना चाहिए, प्लस 1226 ये डेली में होना चाहिए, और वीकली में जो है वो 1226 का क्रॉसओवर होना चाहिए, 30 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर होना चाहिए और मेजर रेजिस्टेंस को वो क्रॉस करना चाहिए। इसके हमने एग्जाम्पल भी देखे थे और हमने ये कन्विक्शन बनाया था कि जब कोई शेयर इस कंडीशन को मीट करता है तो वो पॉसिबिलिटी देता है कि वो मल्टीबैगर बन सकता है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमें एग्जिट कैसे करना है। अगर आपका शेयर 30 ईएमए के नीचे जा रहा है, 30 ईएमए लो के नीचे जा रहा है, क्लोज की बात नहीं कर रहा हूं, लो के नीचे जा रहा है 2 से 3 हफ्ते लगातार, तो आपको एग्जिट की सोचना है। और आपको मेजर सपोर्ट के नीचे अगर जा रहा है तब भी आपको एग्जिट के बारे में सोचना है। ओके, दूसरी चीज जो मैंने कल आपको इसी स्लाइड पर बताई थी वो ये बताई थी कि आपको प्रॉफिट बुकिंग करते रहना है जब शेयर ऊपर जा रहा है, और आपको एक सिचुएशन ऐसी अपने लिए बना लेनी है जब आपके पास फ्री के शेयर या ऑलमोस्ट फ्री के शेयर हो जाए। फ्री के शेयर का मतलब 100 शेयर थे आपके पास, 50 आपने दुगने में बेच दिए तो 50 शेयर आपके फ्री के हो गए। ऑलमोस्ट फ्री के शेयर का मतलब ये हुआ कि आपके पास 100 शेयर थे, उसमें से आपने 40 बेच दिए, बचे हुए 60 शेयर जो थे वो आपके 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए के प्राइस पर हैं, तो वो ऑलमोस्ट फ्री के शेयर हैं, क्योंकि एनीवे वो आपको प्रॉफिट दे के जाने वाले हैं। क्योंकि करंट प्राइस जो है वो शेयर का मान लो 80-90 रुपए है, और आपका बाई प्राइस जो आता है एवरेजिंग करने के बाद और सारा प्रॉफिट अपनी कैपिटल बाहर निकालने के बाद वो आ रहा है आपका 5 या 10 रुपए। ओके, तो ये हमने कल बातें करी थी, है ना। इसके बाद हमने एग्जाम्पल देखे थे जिसमें हमने कन्विक्शन बनाया था कि भाई ये एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे हैं, और हमने स्क्रीनर पर जाकर हमने इसको लाइव चेक किया था कि ये कैसे काम करता है। ओके, यहाँ पर मैं एक चीज आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो शायद किसी को कुछ कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन ये है कि स्कैनर कैसे बनता है। तो देखो, स्कैनर कैसे बनता है, चार्ट सॉरी स्क्रीनर डॉट इन का वो मैं आपको बता चुका हूं, बट आप में से शायद कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन है कि स्कैनर बनने के बाद आप में जितने भी स्टॉक आ रहे हैं वो मल्टी बैगर बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है भाई, मैं ये क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूं कि आपको फंडामेंटल चेक करने ही पड़ेंगे। आप भूसे के अंदर से सुई निकाल रहे हो, आप मल्टी बैगर रिटर्न की उम्मीद कर रहे हो। आपको पता है बैंक में आपका पैसा आजकल कितने दिन में डबल होता है, तो आप यहाँ पर अगर ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे और ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद करेंगे तो फिर वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आप जो हैं वो थोड़ा सा ख्याल रखिए कि यहाँ पर कोई क्विक मनी जो है वो नहीं मिलने वाली है। स्कैनर का मैंने अपने लिंक दे दिया है, आपको भी स्कैनर बनाने हैं अपने जो आप बना सकते हो। मेरे स्कैनर सारे के सारे आप यूज़ कर सकते हो, उनमें से कोई भी मेरा फेवरेट नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं। मैं सारे स्कैनर रन करता हूँ, रैंडमली रन करता हूं। मैं लो प्राइस, लो मार्केट कैप के शेयर देखता हूं जिनमें मुझे पोटेंशियल दिखता है, फिर मैं उसको स्टडी करता हूं। मैंने आपको बताया था कि मेरा प्रोसेस ऑलमोस्ट 1 महीना, 1.5 महीना चलता है जब मैं जीरो इन करता हूं। इसीलिए जब मैं किसी शेयर को जीरो इन कर लेता हूं और आप मुझसे उसके बारे में पूछते हो तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि मुझे उसकी ABCD से लेके Z तक सब पता होता है कि उस शेयर में क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर पूरी
पीएचडी कर ली होती है, राइट। तो ये धीरे धीरे चलेगा और धीरे धीरे ये आपका पूरा होगा। ये ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में बैठ जाओ और निकाल के छुट्टी करो, नहीं। एक चीज है जो मैं आपको बता दूं कि जब आप इस प्रोसेस को बार बार करते हो, बार बार करते हो, तो आपको इस प्रोसेस को जल्दी जल्दी करने की आदत पड़ जाएगी। यानी कि क्या होगा कि अभी आप एक शेयर को पढ़ने में 5 मिनट लगाते हो, तब ये डिसाइड करते हो कि ये शेयर जो है इस काबिल ही नहीं है कि मैं इसकी आगे की स्टडी करूं। बट जब आप बार बार यही काम करते रहोगे अलग अलग शेयर के साथ, तो फिर क्या होगा कि एक दो हफ्ते के अंदर आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे कि आप स्क्रीनर पे क्लिक करके उसका डिटेल खोलोगे और आप विद इन 30 सेकेंड, विद इन 50 सेकेंड, 1 मिनट आप ये डिसाइड कर लोगे कि नहीं, इस शेयर को मुझे आगे नहीं पढ़ना है, इसमें मुझे अपना टाइम खराब नहीं करना है। कि भाई क्लियर? अभी तक सब क्लियर है? मैं अरफात भाई कोई शेयर चेक नहीं करूंगा। कल मैंने जो शेयर चेक करने थे वो कर लिए। आज आप मुझे ये बताइए कि आपने कौन शेयर चेक किया और वो क्या कंडीशन मीट कर रहा है। तो ओरिएंट पेपर हो या कोई सा और हो, मैं आज चेक नहीं करूंगा। ओके। शादाब भाई आपका सवाल है, मेरे पूछने का मतलब ये था कि जैसे डेली में मूवी एवरेज मर हो गया और उस वक्त 12-26 वीकली नहीं है, तो फिर वीकली नहीं है तो कंडीशन मीट नहीं हुई। आपको वीकली कंडीशन मीट करवानी ही है, तभी आपको आगे जाना है। अगर सारी कंडीशन मीट हो गई हैं और 12-26 डेली मर्जर है और वीकली मर्जर नहीं है, तो वो आपकी कंडीशन को मीट नहीं करता है। समझे शादाब भाई? तो जो कंडीशन वहां पर लिखी हुई हैं उसमें कोई ट्वीक नहीं है। बाकी अगर आप खुद ट्वीक करके कुछ बनाना चाहते हैं तो आप करिए, देखिए इंशाल्लाह अगर आगे बढ़ता है, आपका कोई नया मेथड बनता है तो अच्छा है, कोई बात नहीं। मैंने भी ऐसी, मतलब मेरा अपना कुछ इन्वेंशन नहीं है, इधर उधर से मैंने देखा और उसके बाद मैंने देखा कि भाई ये मेरे लिए फिट होता है तो वो मेरे लिए काम करता है। जैसे लोग पहुंचते पूछते हैं कि डेली स्ट्रेटजी में 12-26 क्या 4 आवर में काम करता है, 1 आवर में काम करता है, तो मैं बोलता हूं आप ट्राई करिए कि 12-26 स्ट्रेटजी क्या डेली में 4 आवर में 1 आवर में काम करती है। अगर करती है तो आप यूज करिए और शेयर करिए कि आपका आउटपुट क्या है। मैंने उसको ट्राई नहीं किया है, ठीक है। जहीर भाई, विल इट बी बेटर और रिस्की टू फाइंड वुड बी मल्टी बैकर दैट इज इन एन एसेट स्टेज? हम यही करते हैं जहीर भाई, आज कल परसों हमने यही बात करी। मैंने कल परसों शायद ये स्टेटमेंट भी यूज करा था कि हम शेयर को बचपन में पकड़ते हैं, हम बुढ़ापे में नहीं पकड़ते। बचपन में पकड़ने का मतलब है कि जो आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न देगा। समझे जहीर भाई? ऑलरेडी स्टैब्लिश की तो हम बात कर ही नहीं रहे। भाई नेस्ले मैं क्यों खरीदूंगा? नेस्ले का रिटर्न कितना है? नेस्ले का इक्विटी रिटर्न कितना है, कितना सीएजीआर है? मुझे वो मल्टीबैगर बन ही नहीं सकता है। अब इतना आगे उसका मार्केट क्या पहुंच गया है, क्या वो कितना आगे जाएगा? करेक्ट। तो मैं नेस्ले का कॉम्पिटिटर पकड़ूंगा ना, जो नेस्ले को धीरे धीरे रिप्लेस कर रहा हो। मान लो किसी कंपनी की सेल आज आप ऐसे समझो कि उसने लोकली शुरू किया किसी छोटे टाउन में, की सेल आज से 5 लाख रुपए है ना, और बिजनेस अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, सेल अच्छी हो रही है और मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंथुजियास्टिक है कि हम ग्रो करेंगे। तो अब ये समझो ना कि उन्होंने अगर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना 5 लाख 10 लाख की सेल करी है, तो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट उनके लिए पूरा का पूरा एरिया है। तो नेस्ले को तो पता भी नहीं चलेगा कि एक छोटा सा प्लेयर आ गया और उसने अपना जो सेल है वो 5 लाख से 5 करोड़ कर ली। 5 करोड़ तो नेस्ले के लिए कुछ भी नहीं है एक प्रोडक्ट को रिप्लेस करने के लिए। बाई द टाइम नेस्ले को या किसी और बड़ी कंपनी को ये पता चलेगा कि मेरा कोई छोटा सा कॉम्पिटिटर आ गया है और उसके जो स्ट्रेटजिस्ट हैं वो ये प्लान करेंगे कि इसको बाई आउट करें या इसको खत्म करें, तब तक तो वो छोटी कंपनी अपना काम कर चुकी होगी। तो हम उस छोटी कंपनी में इंटरेस्टेड है ना, और वो लो वैल्यूएशन पे अवेलेबल होगी। ठीक है भाई? क्लियर 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 क्लियर? एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की शुरुआत करते हैं हम हाउ टू ट्रैक योर मल्टी बैगर। तो अब हम ये क्या कहना चाहिए, मान के चलते हैं कि आपने मल्टी बैगर आइडेंटिफाई कर लिया। करेक्ट। अब मल्टी बैगर आइडेंटिफाई कर लिया, तो मल्टी बैगर आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसको खरीद लिया। खरीदने का एक प्रोसेस होता है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट कोई प्रोसेस नहीं है। ये किसी भी तरीके से ट्वीक किया जा सकता है और कोई भी मेथड इसमें ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको सजेस्ट करूं। सारे मेथड अच्छे हैं, कोई मेथड बुरा नहीं है।
पहला मेथड तो ये है कि आपने कोई शेयर आइडेंटिफाई किया, 50 रुपए का है मान लो, और उसकी फेयर वैल्यू जो है वो उससे 200 रुपये आ रही है, तो वो आपका क्राइटेरिया मीट करता है, सेल्स ग्रोथ उसकी बहुत अच्छी है, और आपने उसको टेक्निकल पे भी चेक कर लिया है कि वो एकदम सही पोजीशन पे बैठा है, तो आपने डिसाइड किया कि भाई मुझे टोटल 1 लाख रुपए इस शेयर में डालने हैं, मुझे 2 हजार शेयर इसके खरीदने हैं, और आपने वो शेयर खरीद लिया, पहले ही दिन खरीद लिया, यानी कि ये आपने लमसम डाल दिया, ठीक है, कोई बुराई नहीं है, आपने खरीद लिया, बहुत अच्छा किया कि आपने ऑलरेडी उसके सारे फंडामेंटल चेक कर लिए हैं, है ना, कंपनी का पोटेंशियल आपने चेक कर लिया है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सेम कंपनी, सेम क्या कहना चाहिए टाइम पॉइंट, आप ये डिसाइड करते हो कि यार हो सकता है, और आप ये याद रखो, मैंने कल ये बात करी थी कि ये डिसीजन आप तब लेते हो जब आप उसको वॉच लिस्ट में रखते हो, कम से कम 1 हफ्ता उसको वॉच लिस्ट में रखते हो, टेक्निकल फंडामेंटल सब चेक करने के बाद आप 1 हफ्ता वॉच लिस्ट में रखते हो, सिर्फ उसका प्राइस मूवमेंट देखने के लिए, और ये चेक करने के लिए कि इसका प्राइस किस जगह पर स्टेबलाइज होता है, कहाँ पर बायर आते हैं, कहाँ पर सेलर आते हैं, ठीक है। तो आपने मान लो वो सब कुछ करने के बाद ये डिसाइड किया कि मुझे इसके 2 हजार शेयर लेने हैं, बट मैं क्या करता हूं, बजाय सारे 2 हजार के 2 हजार शेयर एक दिन लेने के, मैं 50 हजार रुपए के शेयर, यानी कि 50% ऑफ माई क्वांटिटी मैं आज ले लेता हूं, जिस दिन आपने डिसाइड किया, और 50% ऑफ द क्वांटिटी के लिए मैं करता हूं वेट। अब जब आप वेट करने का क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए सोचते हो, तो आपके पास दो सिचुएशन आ सकती है। पहली सिचुएशन ये होती है कि वो शेयर का प्राइस नीचे जाए, तो वो शेयर का प्राइस अगर नीचे जाता है तो आपका एवरेज 50 के नीचे आ जाएगा, यानी कि आप 100 शेयर, जैसे जैसे मार्केट गिरती रहेगी शेयर का प्राइस गिरता रहेगा, वैसे वैसे आप खरीदते रहोगे, तो अल्टीमेटली आपका प्राइस 49, 48, 50, यानी कि बाय द टाइम जब आप 1 हजार शेयर अकोमुलेट करोगे 1, 2, 3 महीने में, तो आपके पास जो प्राइस है वो कम से कम 42, 43, 45 आ सकता है, ठीक है। दूसरी एवरेज प्राइस मैं की बात कर रहा हूं, क्योंकि पहले वाले तो 1 हजार आपने 50 पर ले लिए थे, करेक्ट। अब दूसरी सिचुएशन जो आ सकती है वो ये आ सकती है कि आपका जो प्राइस है वो बजाय घटने के ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपने ऑलरेडी 50 के ऊपर लेके रखा है, अब वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि 55, 56, 57, 58, 60, ठीक है। तो आप क्या देखते हो कि यार ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है, लो में थोड़े थोड़े करके 2, 2, 3, 3 दिन में या 1, 1 हफ्ते में मैं इसके शेयर जो है वो खरीदना शुरू करता हूँ, ठीक है। आप ये समझो कि आप अकेले नहीं हैं जो उस मल्टीबैगर को तलाशते हैं, आप आर्किमिडीज नहीं हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, अलग अलग जगह पर बैठे हैं, और वो सेम मेथड से वो जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छी कंपनी को एक अच्छे वैल्यूएशन पे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बायर और सेलर के बीच की जंग है, करेक्ट। तो अब जब वो शेयर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो आपको ये एक डिसाइड करना है कि भाई मुझे अपना सारा का सारा जो माल खरीदना है, यानी कि 1 हजार शेयर मुझे जो खरीदने हैं वो 60 रुपए के अंदर अंदर ले लेने हैं, उसके बाद फिर मेरा रिस्क रिवार्ड जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि फेयर वैल्यू फिर उस हिसाब से मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी, करेक्ट। तो आपने किसी दिन 52 में लिए, 53 में लिए, 54 में लिए, 59 में लिए, फिर 51 में लिए, तो आपका एवरेज मान के चलो कि 2000 शेयर का 55 रुपए के आसपास आ गया। तो ये तीन मेथड हो गए, पहला मेथड लमसम, दूसरा मेथड मेथड जो है वो मतलब टॉप अप करने वाला जब वो नीचे जाए, और तीसरा मेथड जो है वो पिरामिडिंग भी कहते हैं उसको, जब धीरे धीरे ऊपर बढ़े तो आप उसके ऊपर ऐड करते जाओ। तो ये तीन मेथड हैं। इनमें से आप ये पूछोगे कि कौन सा मेथड सबसे अच्छा है, कोई मेथड सबसे अच्छा नहीं है, सारे मेथड अच्छे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 5-10 रुपए की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक बड़े रिटर्न की। बड़ा रिटर्न मतलब कम से कम 2x 3x विद इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 years, राइट। तो इसलिए कोई मेथड अच्छा नहीं है, कोई मेथड बुरा नहीं है, दोनों तीनों मेथड जो हैं वो अच्छे हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई एक मेथड है ऐड करने का, तो आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अगर आपका अपना भी कोई मेथड है जो आप करते हो फॉलो, वो आप वो मेथड भी फॉलो कर लो भाई, कोई हर्ज नहीं है। अल्टीमेटली गोल जो है वो हमारा ये है कि हमें एक अच्छा प्राइस सही वैल्यूएशन पे और सही प्राइस पे मिल जाए, ये हमारा गोल है। ये क्लियर है? ये लिखा हुआ नहीं है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। क्लियर सो फार? मेरी आवाज आ रही है? ओके, एक दो आदमी लिख दिया करो तो मुझे थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा कि सब कुछ सही चल रहा है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि अपने जब हमने आप खरीद लिया आपने शेयर,
तो आप उसको ट्रैक कैसे करते हो? देखो सबसे मुश्किल काम होता है, मैं सच्ची बात बोलूं, मल्टी बैगर आइडेंटिफिकेशन सबसे मुश्किल काम होता है। और उसके बाद दूसरा मुश्किल काम जो होता है वो होता है आपके मल्टी बैगर को ट्रैक करना। यहाँ पर दो तीन चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे बड़ा रोल तो ये होता है कि आप कभी कभी इमोशनली इतने जज्बाती हो जाते हैं कि आपका 50 रुपए का शेयर 100 रुपए पहुंच गया और फिर वो घट के 80 रुपए हो गया, तो आप ये समझते हो कि यार मेरा 20 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, वो आपको नहीं सोचना है। आप लंबी रेस के घोड़े हो तो आपको आराम करके चलना पड़ेगा। कोई शेयर आज तक ऐसा नहीं हुआ, जेन्यून शेयर, पंप एंड डंप की बात नहीं कर रहा हूं, कोई आज तक ऐसा जेन्यून शेयर नहीं हुआ है जो लगातार ऊपर बढ़े। हर शेयर जो है वो ऊपर नीचे करके, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, जो आपने सुना होगा कि वो बोलते हैं कि हायर हाइज और हायर लोज बनाता है, यानी कि धीरे धीरे उसका बेस प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट होता होता चला जाता है। बेस प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट होने का क्या मतलब है कि आपने 50 पे खरीदा, एक टाइम आएगा कि वो 60 के नीचे आना बंद कर देगा, यानी कि 60 पे वो अपनी सपोर्ट बना लेगा, 60 उसकी वैल्यूएशन बन जाएगी। फिर उसके बाद 70 जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो 60 बन गई। अब फिर वो क्या करेगा, 60 के ऊपर बढ़ना शुरू करेगा, तो मान लो 75 80 75 80 75 80, और फिर वो अपनी बेस बना लेगा 70 पे। फिर उसके बाद वो 80 90 80 90, और फिर वो अपनी बेस बना लेगा 80 पे। फिर वो 90 100 90 100 या 90 110 90 110, और वो 95 के बाद धीरे से अपनी कहीं ना कहीं बेस बना लेगा। तो इसका मतलब क्या है, वो हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। हायर हाइज और हायर लोज का गैप कितना हो सकता है, ये कितना भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है लिक्विडिटी के ऊपर, कि अगर शेयर की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है तो भाई ज्यादा वॉल्यूम रहता है तो वो शेयर ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। अगर लिक्विडिटी बहुत कम है, इक्विटी कैपिटल बहुत कम है, तो वो शेयर में जो लोग बैठे हुए हैं लेके, वो उसको गिरने ही नहीं देते हैं, तो वो नीचे ही नहीं जाएगा, धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा। तो अगर कोई शेयर ऊपर जाके थोड़ा नीचे जा रहा है तो आप अपने जज्बात को काबू में रखें कि ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, स्टोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अब ये दोबारा ऊपर जाएगा। ठीक है, आज नहीं तो कल इसको ऊपर जाना है, तो ये आपका ट्रस्ट है अपनी स्टोरी के अंदर। क्यों? क्योंकि वो कंपनी मान लो अपना एक्सपेंशन कर रही है, जब एक्सपेंशन कर लेगी तो सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो ईपीएस बढ़ेगा। ठीक है ना, हमारी स्टोरी वहीं चलती है, हम कहीं और घूम फिर के नहीं जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया। तो अब हमें ये देखना है कि हमें अपनी स्टोरीज को ट्रैक कैसे करना है। तो स्टोरीज को ट्रैक कैसे करना है, प्राइस को ट्रैक नहीं करना है, स्टोरी को ट्रैक करना है। स्टोरी को ट्रैक करने का मतलब क्या है, सबसे पहले आपको स्क्रीनर पर, मैं स्क्रीनर का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूं, मुझे कोई क्या कहना चाहिए, प्रमोशन करने का शौक नहीं है, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आई बिलीव ऐप विच आई कुड सी, जो आपको ट्रैक करने में हेल्प करता है। कैसे? आप स्क्रीनर पे जाइए और अपने शेयर को उनकी वॉच लिस्ट में डाल दीजिए, यानी कि फॉलो अप वाली वॉच लिस्ट में डाल दीजिए। तो जितने भी शेयर आपकी कोर वॉच लिस्ट में हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन कंपनी अपने बीएससी एनएससी में भेजेगी, या रेटिंग रिपोर्ट आएंगी, या कुछ भी होगा उनसे रिलेटेड फंडामेंटली, वो आपको रियल टाइम में, रियल टाइम का मतलब 25 से 30 मिनट का गैप रहता है, कभी कभी कम भी रहता है जब रिजल्ट का पीरियड होता है, बट वो आपको सारे अलर्ट के रूप में यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। जैसे मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जैसे क्या कहना चाहिए, स्क्रीन है। अब देखो, जैसे मैंने इसमें यहाँ पर गति डाल रखा है, ठीक है, तो गति की यहाँ पर आ रहा है। अब मैं इसमें कोई ऐसा शेयर डालता हूँ, जैसे मान लो रिलायंस है ना, रिलायंस इसमें होगा नहीं, है ना, तो मैंने रिलायंस में यहाँ पर गया, मैंने उसको मैंने फॉलो कर लिया। अब जैसे ही मैंने रिलायंस फॉलो कर लिया, अगर रिलायंस से कोई रिलेटेड न्यूज होगी, रिलायंस से रिलेटेड कोई न्यूज नहीं है आज, आज किससे रिलेटेड न्यूज आई है, गति से रिलेटेड शीतल कूल, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, देखो शीतल कूल को मैंने यहाँ से निकाल दिया है ना। अब शीतल कूल को आप यहाँ पे देखोगे तो शीतल कूल यहाँ नहीं है। अब मैं मान लो आपके शीतल कूल नया एक शेयर है जो मैंने आइडेंटिफाई किया, और मैं इसको यहाँ पर गया और मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया, यहाँ पर आया, ये आपने यहाँ पर फॉलो पे क्लिक किया, और जैसे ही आप फॉलो पे क्लिक करते हो ये फॉलो बन के आ जाता है, फॉलो यहाँ से गायब हो जाता है, अनफॉलो आ जाता है। ठीक है, अब आप फीड में जैसे ही जाओगे ना, तो देखो शीतल कूल का नोटिफिकेशन आने लगा। ठीक है, ये रियल टाइम में आता है, रियल टाइम अगेन लीवे है, 25 से 30 मिनट रहते हैं अक्सर।
तो आपको जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा वो यहां पर आपको दिख जाएगा, बट हर आदमी पूरे दिन स्क्रीन के सामने नहीं रहता है। आई कंप्लीटली एग्री। तो इस केस में क्या होता है कि ये जो नोटिफिकेशन है, जो कंपनी आप फॉलो कर रहे हैं, वो सारे के सारे नोटिफिकेशन का लिंक एट द एंड ऑफ द डे आपके ईमेल पर जाता है, और आप सुबह सुबह वो देख सकते हो कि भाई कल मेरी कंपनी में फंडामेंटल क्या चेंजेस हुए हैं, क्या उसके रिजल्ट आने वाले हैं, कोई एजीएम हुई, ईजीएम हुई, कोई बोनस मिला, कोई क्या कहना चाहिए स्प्लिट हुआ, कोई डिविडेंड मिला, कुछ भी फंडामेंटल चेंज आएगा वो आपको आपके आपके ईमेल में मिल जाएगा। वो आप सुबह सुबह यहां पर भी देख सकते हो अगर आपको देखना है, और अगर वहां पर नहीं देख सकते हो तो आपके ईमेल के अंदर है। आप स्क्रीनर का ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर भी आपको बिल्कुल स्क्रीन ऐसी ही दिखती है जैसे यहां पर है। तो आपको स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर वेबसाइट, उस पर्टिकुलर शेयर को जाके देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्क्रीनर पर फोकस करना है। जब वो शेयर आपको रिटर्न दे दे और आपके हिसाब से वो मतलब अब आपने उसका खून चूस लिया, जितनी उससे मलाई लेनी थी वो ले ली, तो आप उस शेयर को क्लिक करो यहां पर जाकर, और यहां पर जाकर अनफॉलो कर दो। करेक्ट। तो ये एक मेथड है जो आप फॉलो कर सकते हो स्टोरीज को ट्रैक करने के लिए। अब स्टोरी में इंपॉर्टेंट स्टोरीज कौन कौन सी होती हैं ये मैं आपको बताता हूं। एक्सपेंशन रिलेटेड न्यूज आती हैं बहुत सारी। जैसे कोई कंपनी अपना एक्सपेंशन शुरू करती है ना, तो वो फ्रीक्वेंटली ये बताती रहती है कि भाई हमारा एक्सपेंशन इस लेवल पर पहुंच गया है, ऑन ट्रैक है, ऑफ ट्रैक है। एक्सपेंशन के लिए जो हमने पैसा इकट्ठा किया था, अगर उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था तो क्या वो सही यूटिलाइज हो रहा है या उन्होंने वो कहीं डाइवर्ट किया है। डेट रिडक्शन प्रोग्राम के भी नोटिफिकेशन आते रहते हैं। कंपनी हमेशा नोटिफिकेशन देती रहती है, कभी कभी रिजल्ट के साथ भी देती है और कभी कभी रिजल्ट के अलावा भी देती है कि भाई हमने इतना इतना डेट हमें कम करना था, हमने इतना डेट रीपे कर दिया है और हमारा डेट इतना कम हो गया है। एक और स्टोरी है, मान लो अगर आप कोई प्रोडक्ट लाइन, नई न्यू प्रोडक्ट लाइन की वजह से आप घुसे हो किसी क्या कहना चाहिए शेयर में, तो कंपनी ये बताती रहती है कि भाई हमारी न्यू प्रोडक्ट लाइन कहाँ कहाँ हमने लॉन्च करी है, कौन कौन सी लॉन्च करी है, वो अपडेट देती रहती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट है जो आते हैं। अगेन वो आप चाहो तो बीएससी पर देख लो और चाहो तो स्क्रीनर पर भी देख सकते हो, राइट। रेटिंग रिपोर्ट जो है वो आती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप रेटिंग रिपोर्ट, आप मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ आप में से हर आदमी को रेटिंग रिपोर्ट कंप्लीटली पढ़नी चाहिए। रेटिंग रिपोर्ट क्या होती है मैं आपको बता देता हूं जिन लोगों को पता नहीं है। तो रेटिंग रिपोर्ट, जब आप यहाँ स्क्रीनर पर नीचे जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग जब लिखा हुआ दिखाई देगा तो आप यहाँ पर इसके नीचे देखोगे कि रेटिंग अपडेट, रेटिंग अपडेट, रेटिंग अपडेट, ये आपको लिखा, आपको इस पर क्लिक करना है और फिर आप ये देखते हो कि इन्फॉर्मेटिक्स कंपनी ने आपकी कंपनी के बारे में रेटिंग्स रिलीज करी हैं। इसको पढ़िए, क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, ये एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी व्यू से लिखा जाता है बेसिकली। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्राइसिल है, केयर है, इन्फॉर्मेटिक्स है, एक और इंडियन कंपनी है जो रेटिंग वाली कंपनी है, वो भी देती है। तो बहुत सारी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये सब में हो, कुछ में होती है कुछ में नहीं होती है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। बट ये आज का टॉपिक नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको रेटिंग रिपोर्ट पढ़नी है। क्लियर। इसके अलावा कंपनी की प्रेजेंटेशन होती हैं। ओके, जरूरी नहीं कि हर कंपनी की हो, बट ज्यादातर की होती है। जैसे मैं आपको गति का एग्जांपल देता हूँ, इसकी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो आप यहाँ पर देखोगे ना, तो देखो ये पीपीटी है। तो ये हर क्वार्टर के बाद जितनी अच्छी कंपनी होती हैं, ज्यादातर अच्छी कंपनी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई कंपनी नहीं दे रही है तो वो बुरी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट दिस इज काइंड ऑफ स्टैंडर्ड कि भाई अच्छी कंपनी अपना पीपीटी जरूर देती हैं। तो आप इसकी पीपीटी पढ़ो, देखो। जैसे मान लो गति की पीपीटी मैं पढ़ता हूँ तो कितनी खूबसूरत सी पीपीटी है, पढ़ने में भी मजा आता है। क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, इंशाल्लाह किसी और दिन बात करेंगे। बट ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में होता है, और कंपनी अपने जो बेसिकली डेटा होता है एक बहुत ही नाइस वे में रिप्रेजेंट करती है, जो आसानी से समझ में आए। जैसे मान लो रिवेन्यू की अगर हम बात करें यहाँ पर गति की, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, गति इज नॉट ए बाई सेल कॉल। आप ये मत समझिए कि मेरी वॉच लिस्ट में है तो मैंने खरीद रखा है, नहीं, मैं वॉच लिस्ट में पता नहीं कितनी कंपनी डालता हूं। ओके, तो जैसे मान लो गति का हम यहाँ पर रिव्यू करते हैं, तो ये Q1 फॉर ईयर 23 से ये देखो कैसे कैसे बढ़ रहा है रिवेन्यू, इन्होंने ये घट रहा है रिवेन्यू, ये यहाँ पर इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है अक्रॉस डिफरेंट क्वार्टर, ये इन्होंने हाईलाइट किया है। इबिटा कैसे बढ़ रहा है, पीबीटी कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है, ये इन्होंने
इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। इसी तरीके से वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है इनके बिजनेस का, यानी कि क्योंकि ये कोरियर में डील करते हैं बेसिकली, रिवेन्यू कैसे बढ़ रहा है ये इन्होंने यहाँ पर किया। तो और मतलब बड़ी लंबा अपने आप में डिस्कशन है, ये बड़ा खूबसूरत सा होता है। अगर आप पीपीटी पढ़ते हैं, इसको पढ़ने में मजा आता है। जो लोग कॉरपोरेट वर्ल्ड से हैं वो जानते हैं कि इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो ये बनाना मतलब अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम होता है, और जिस तरीके से वो नाइसली रिप्रेजेंट करते हैं उससे आपको आइडिया होता है कि कंपनी का स्टैंडर्ड क्या है, राइट। तो ये जब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि आप पीपीटी पढ़िए, आप कंपनी प्रेजेंटेशन पढ़िए, तो इसका मतलब ये प्रेजेंटेशन है बेसिकली। ओके, दूसरा पॉइंट जो है वो है कि कंपनी की टेली कॉन्फ्रेंसेस। तो कंपनी की टेली कॉन्फ्रेंसेस का मतलब जो मैं बोलता हूं, तो क्या होता है, ज्यादातर अच्छी कंपनी हर क्वार्टरली रिजल्ट के बाद एक इन्वेस्टर के साथ, इन्वेस्टर का मतलब आप और मैं, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं, ठीक है, तो आप जो है उसको उनको एक मौका देती है, मैनेजमेंट आता है, वो पूरी कमेंट्री देता है कि पुराना क्वार्टर कैसा रहा, अगला क्वार्टर कैसा रहना चाहिए, और फिर वो अपने टेलीफोन को ओपन करते हैं कि भाई आप जो है क्वेश्चन पूछें। तो आप अपना क्वेश्चन वहां पर पूछ सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आपके पास एक शेयर भी है तो आपको राइट रहता है क्वेश्चन पूछने का, कोई आपको मना नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं पूछ सकते हैं या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल अटेंड करिए, कॉल अटेंड करके आप सुनिए क्या बातें चल रही हैं। बड़े बड़े फंड हाउसेस को लोग आते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, और काफी टफ क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा कंपनी क्या करती है कि वो जो डिस्कशन हुआ है वो बेसिकली अपना डिस्कशन अपलोड करती है, या तो वो डायरेक्ट ऑडियो ही अपलोड कर देती है और उसका लिंक दे देती है, या फिर ये देखो अपना क्या कहना चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट उसकी जो है वो दे देती है यहाँ पर, जैसे उन्होंने यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट दे रखी है, आप जाके एक बार देख सकते हो। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ लोग उसके नोट्स भी बना के जो है वो स्क्रीनर पर डाल देते हैं। जैसे देखो ये स्क्रीनर पर इन्होंने नोट डाल रखे हैं उस कॉल के, कि इतना लंबा ट्रांसक्रिप्ट कौन पढ़ेगा, तो लाओ हम क्या करते हैं, इसके मोटे मोटे पॉइंट जो है वो लिख दें, और वो मोटे मोटे पॉइंट जो हैं वो बेसिकली यहां पर आपको मिल जाएंगे। बट ये जरूरी नहीं है कि सबके मिल जाएंगे, मैं बार बार बात बोल रहा हूं, तो आप इस बात को समझिए। और अगर किसी के नहीं मिल रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी अच्छी नहीं है, करेक्ट। आप ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा। बट अगर मिल रहे हैं तो इसका मतलब कंपनी में एक अच्छा कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो एग्जिस्ट करता है। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं इससे। सलमान भाई, शेयर भागता है उसके बाद स्टोरी आती है फिर रिटेलर फंस जाता है। सलमान भाई, आप गलत वर्कशॉप के अंदर आ गए हैं, आप टाइम खराब कर रहे हैं यहाँ पर अपना, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन ही अपोजिट में है जो आप बोल रहे हैं। तो हम शायद आपकी बात से एग्री नहीं करते कि रिटेलर फंस जाता है। रिटेलर तब फंसता है जब वो लालची होता है, ठीक है? तो आई डोंट एग्री विद योर पॉइंट। क्या ई वोटिंग करना है तो कैसे कर, ई वोटिंग करना है आप करिए, नहीं करना है मत करिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है ई वोटिंग से। हम माइनर शेयर होल्डर हैं, हमारे 500,000 शेयर से क्या फर्क पड़ रहा है। करना है तो कर सकते हैं। आपकी जो एनुअल रिपोर्ट आती है, और जो आपके पास एनुअल रिपोर्ट का लिंक आता है बेसिकली आपके ईमेल आईडी पर, उसमें पूरा प्रोसेस होता है, डीमेट यूजर नेम पासवर्ड कौन सा डालना है। आजकल ज़्यादा की ऑनलाइन क्या बेसिकली ई वोटिंग होती है, तो आप कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। जहीर भाई का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग कॉन कॉल्स हाउ ट्रूथफुल आर कंपनीज वाइल अप्लाइंग। देखो, हम ये पहले ही मान चुके हैं कि कंपनी पर हम तभी भरोसा करेंगे जब वो ट्रूथफुल होंगी। तो कंपनी जो भी बोलती है ना, उसको बाय डिफॉल्ट आप ये मानो कि ये सच बोल रही है, आप ये मत मानो कि ये झूठ बोल रही है, आप उसको सच मानो, ठीक है, आप उसको सच मानो। लेकिन अगर कंपनी बार बार अपने स्टेटमेंट बदल रही है, या कंपनी बोल कुछ और रही है और कंपनी कर कुछ और रही है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कंपनी ने बोला कि हम 2025 तक डेट फ्री हो जाएंगे, छोटा सा एग्जांपल है, ओके, बहुत बढ़िया। डेट फ्री होने का मतलब उनका क्वार्टरली आप ऐसे मान के चलो कि उनका बिजनेस जो है वो रिवेन्यू 5 करोड़ का है, प्रॉफिट उनका 50 लाख का है, और उनका क्या कहना चाहिए इंटरेस्ट जो जाता है वो 30 लाख जाता है, तो अल्टीमेटली 20 लाख उनको बचते हैं, ठीक है। कंपनी ने बोला कि हम इंटरेस्ट फ्री हो जाएंगे, तो आप ये मान के चलते हो कि भाई ये 30 लाख जो है जो बच रहा है, ये 30 लाख जो है वो इंटरेस्ट में जा रहा है, ये आपके प्रॉफिट में काउंट होने लगेगा 2025 से, ठीक है। स्टोरी बननी शुरू हो गई, आपने उसको ट्रैक करना शुरू किया। बट 2025 आ गया, ठीक है, आप देख रहे हो कि डेट तो जितना का था उतना का उतना ही खड़ा है, अभी डेट तो कम हुआ ही नहीं। मतलब कंपनी ने जो डेट कम करने का वादा किया था वो डेट कंपनी ने कम किया ही नहीं, तो इसका मतलब कंपनी के
मामलों में झोल झाल है। अब कंपनी वहां पर एक्सक्यूज देना शुरू करती है, हमने नया प्लांट लिया है और इन्फ्लेशन बढ़ गया है, हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गई है, इसलिए हम डेट कम नहीं कर पा रहे। तो भाई अगर आप एक इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हो और आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि आने वाले 2 साल में आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैसे बढ़ सकती है और आपके डेट रिडक्शन का प्लान क्या है, तो इट मीन्स यू आर नॉट ए गुड मैनेजर, यू आर नॉट ए गुड प्रमोटर। ठीक है, तो फिर वो कंपनी मेरे लिए डाउटफुल हो जाएगी, मैं वहीं से उसके ऊपर नजर रखनी शुरू करूंगा। ऐसी कंपनी में बहुत बार ऐसा होता है कि वो 2025 में डेट क्लियर करेंगी, एक क्वार्टर डेट फ्री रहेंगी, नए छोटे छोटे लोग फंसेंगे और उसके बाद फिर क्या होगा, अचानक से वो एक बड़ा डेट ले लेंगे इन द नेम ऑफ समथिंग एल्स। इन द नेम ऑफ समथिंग एल्स मतलब हम नया प्लांट शुरू करने की सोच रहे हैं, अभी प्लांट शुरू किया नहीं, करने की सोच रहे हैं और हमने डेट उठा लिया है। ठीक है, तो अब क्या है, आपने डेट फ्री के लिए तो 3 साल इंतजार करवाया, एक क्वार्टर आप डेट फ्री रहे और दूसरे क्वार्टर से आपने फिर उधार लेना शुरू कर दिया। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं कि डेट क्लियर करती हैं, उसके बाद फिर रीस्ट्रक्चरिंग करती हैं, 3 महीने 6 महीने चलाती हैं और फिर डेट इकट्ठा कर लेती हैं। तो ऐसी कंपनी जो है ना वो भरोसे के काबिल नहीं है। ऐसे आदमी भी भरोसे के काबिल नहीं है जो आपसे उधार लेते हैं, चुकाते हैं नहीं और अगले उधार के लिए आ जाते हैं। तो ये तो रियल लाइफ वाला एग्जाम्पल है बेसिकली। तो ये आपका जो क्वेश्चन था कि हमें क्या उन पे ट्रस्ट करना चाहिए, तो आंसर इज यस, वी शुड ट्रस्ट, बट वी शुड सी कि उनके वर्ड्स जो हैं वो कब कन्वर्ट हो रहे हैं एक्शन में। अगर वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं तो वो आपके लिए फिर वहीं से रेड फ्लैग बन जाते हैं, राइट। अब हम कंपनी प्रेजेंटेशन, कंपनी टेलीकॉन्फ्रेंसेस, कंपनी इन्वेस्टर मीटिंग, अच्छी कंपनी के साथ जो है ना म्यूचुअल फंड, डीआईआई, एफआईआई मीटिंग करते रहते हैं, क्योंकि डीआईआई एफआईआई हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैनेजमेंट से मिलना पसंद करते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं कि बिजनेस की ग्रोथ क्या है, उसके बाद फिर वो बेसिकली क्या कहना चाहिए, डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट के। तो और वो कंपनी डिक्लेयर करती है कि हमारी फला तारीख को फला इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है, कैसी मीटिंग है, फेस टू फेस है, ऑनलाइन है, कैसी मीटिंग है, वो उसको डिस्कस करते हैं बेसिकली। तो सॉरी, डिस्क्लोज करते हैं। तो वो डिस्क्लोजर जब आता है तो फिर आप नोटिस करिए कि उस डिस्क्लोजर के आने के बाद कंपनी अगर बहुत सारे फंड हाउसेस से मिल रही है, इसका मतलब ज्यादातर फंड हाउसेस इन्वेस्ट करें ना करें, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट आपको उससे ये रियलाइज होता है कि फंड हाउसेस की वो ट्रैकिंग में आ गई है कंपनी। देखो बहुत सारे फंड हाउसेस जो है ना उनके पास एक बेसिकली लिमिटेशन होती है। क्या लिमिटेशन होती है कि उनके ऊपर ऊपर से इंस्ट्रक्शन होता है कि आप जो है 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, कभी कभी 5000 करोड़ से नीचे की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो अब वो कंपनी को ट्रैकिंग में डालते हैं और उसकी ग्रोथ और प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो जब आप इन्वेस्टर मीटिंग देखते हो बार बार प्रोमोटर के साथ, तो आपका ट्रिगर होता है कि इसमें फंड हाउसेस का इंटरेस्ट आ रहा है, और जैसे ही वो उस थ्रेशोल्ड को पार करता है आपको दिखता है कि उसमें म्यूचुअल फंड ने अपनी एंट्री लेनी शुरू कर दी है। ओके, तो ये बेसिकली इन्वेस्टर मीटिंग हो गई। एनुअल रिपोर्ट साल में एक बार आती है और बेसिकली आजकल एनुअल रिपोर्ट का सीजन चल रहा है। एनुअल रिपोर्ट में जो लेखा जोखा होता है वो पिछले साल यानी कि अप्रैल 2022 से लेके और मार्च 2023 का लेखा जोखा आपको मिल रहा है। तो एनुअल रिपोर्ट में एक डिले होता है। डिले का मतलब आज आपको रिपोर्ट जो मिलेगी वो आप की बात कर रही है मार्च 23 की, तो मार्च 23 से और अब तक कंपनी में जो हुआ है वो आपको नहीं मिलेगा बेसिकली। बट क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अप्रैल से लेके मार्च तक क्या हुआ वो भी आपके लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। एनुअल रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम देखते हैं। आप दो चार एनुअल रिपोर्ट देखोगे तो जनरली एक एनुअल रिपोर्ट पढ़ने में मेरे ख्याल से आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगता है, जब आप एक अच्छे एक्सपीरियंस इन्वेस्टर बन जाओ। शुरू शुरू में मैं आपको बोलता हूं आप थोड़ा सा बोरिंग है तो आप मैनेजमेंट कमेंट्री पढ़ो, यानी कि डायरेक्टर्स का जो मैसेज होता है जो मैक्सिमम 2 पेज का होता है, आप उसको पढ़ो और उसे पढ़ते पढ़ते आपकी हैबिट बन जाएगी, फिर आप धीरे धीरे उसको आगे बढ़ोगे। तो आने वाली 2-3 रिपोर्ट जो हैं, जो आपके इस साल की जो आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, आप उनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे। एनुअल रिपोर्ट में बेसिकली कंपनी का जो प्रमोटर है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ है, जो भी है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जनरली दे विल गिव देयर विजन अबाउट इंडियन इकोनॉमी, अबाउट सेक्टर इकोनॉमी एंड हाउ कंपनी इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दैट ग्रोथ। ठीक है, और डी ग्रोथ के भी फैक्टर बताते हैं। वो ये भी बताते हैं कि हमारी ग्रोथ जो है वो डी ग्रो हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो आपको वहां से भी क्लू मिल सकता है कि अब जितना इसमें मलाई आनी थी आ गई है,
अब मलाई जो है वो खत्म होने वाली है और मुझे अब इससे एग्जिट कर देना चाहिए। तो वो आपको हेल्प करेगी एडिशनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको लगता है कि मैनेजमेंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो आप उसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट की भी सोच सकते हो, और आपको लगता है कि मैनेजमेंट म्यूट हो गया है या न्यूट्रल हो गया है या निगेटिव हो गया है तो आप उसमें से निकल सकते हो। देखो, प्रोमोटर के पास ये चॉइस नहीं है कि वो कंपनी में कब जाए और कब आए, उसकी तो कंपनी है, उसको तो चलानी है। आपके पास ये चॉइस है कि आप किसी भी कंपनी में कभी भी घुस सकते हो और कभी भी निकल सकते हो। जब तक उसमें मलाई है उसको खाओ, जब आपको लगे कि कंपनी डिग्रो होने लगी, ठीक है, तो आपको उसमें अपनी फ्री कैपिटल भी नहीं छोड़नी है, वो भी आपको निकाल लेनी है। यूज ऑफ स्क्रीनर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्क्रीनर का यूज हम कैसे करते हैं फॉलो करके, ठीक है। टेक्निकल स्टॉप लॉस, कल हमने इसकी बात करी थी, 30 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे 2 बार लगातार आए तो आपको 2 या 3 बार लगातार आए, यानी कि 2 या 3 हफ्ते अगर लगातार आए तो आपको उससे एग्जिट मार देना है। और ये 30 डेज मूविंग एवरेज का लो की बात कर रहा हूं मैं, क्लोज की बात नहीं कर रहा हूं। लो का मतलब क्या है कि एक शेयर एक दिन में, ये लो आप लगा सकते हो बेसिकली इन्वेस्टिंग में, स्क्रीनशॉट लगाया है मैंने। तो मान लो वो क्लोज हो सकता है 50 पे और लो उसने बनाया हो कितने का, 30 का, ऐसा हो सकता है। तो आपको लो पे ट्रैक करना है, 50 पे नहीं करना है, क्योंकि वो लो टच करके ऊपर आ गया तो लो के नीचे अगर बंद हो रहा है तो आपको डिसीजन लेना है 2-3 हफ्ते, क्लोजिंग पे आपको ध्यान नहीं देना है। ओके, प्रॉफिट बुकिंग टू मेक मल्टीपल, टू मेक योर शेयर फ्री, ये मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। ओके, तो इसके साथ ही हम पहुंच गए आज के सेशन के इख्तिताम की तरफ। अब आप बताएं कि आपका क्वेश्चन क्या है। नदीम भाई का क्वेश्चन है, बीइंग ए शेयर होल्डर डज कंपनी इंटरटेन आवर पर्सनल विजिट एंड शेयर देयर ऑर्डर बुक इफ आस्क्ड। ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपको, अगर आप मैनेजमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, मैं एक्चुअल में मैनेजमेंट से इंटरेक्ट कर चुका हूं, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी तो देखो आपको इंटरटेन करेंगी, थोड़ा सा अजीब है, वियर्ड है अगर मैं बोलूं कि बड़ी कंपनी आपको इंटरटेन करेंगी, छोटी कंपनी थोड़ा सा हेजिटेट करती हैं इंटरटेन करने में। लेकिन जब आप उनको जस्टिफाई कर देते हो कि मैं एक्चुअली में उनकी ऑर्डर बुक चेक करना चाहता हूं, या मतलब ऑर्डर बुक का मतलब वो आपको ऑडिट तो नहीं करने देंगे, बट देयर आर सम लिमिटेशंस, there are some questions which you can ask, you can write to any company in which you are a shareholder, और आप उनसे पूछ सकते हो कि भाई आपकी करंट ऑर्डर बुक कितनी है, तो वो आपको बताएंगे कि आपकी करंट ऑर्डर बुक कितनी है। क्योंकि आप भले से दिमाग में ये सोचते हो कि मैं शेयर होल्डर हूं, कंपनी के लिए, मतलब जो कंपनी सेक्रेटरी है उसके लिए आप उसके प्रोमोटर के इक्विवेलेंट हो इन ए वे। क्यों? क्योंकि प्रोमोटर के पास 75% 50% शेयर हैं, आपके पास भले से 1% है या उससे कम है, मतलब 1% तो बहुत बड़ी चीज हो गया, भले से 100 शेयर हैं, ठीक है। तो विथ सम लिमिटेशन यू कैन आस्क इंफॉर्मेशन, बट आई डाउट दैट दे विल अलाउ यू टू सी देयर बुक्स, क्योंकि वो एक ऑडिटर ऑलरेडी देखता है और जो भी बाहर आता है वो बाय डिफॉल्ट, यानी कि जो भी पब्लिक डिस्क्लोजर में आता है वो बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है कि वो सही है, क्योंकि उसकी गारंटी एक सीए लेता है। और सीए जो है वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होता है, वो कंपनी के अंडर में नहीं होता है, वो चार्टेड अकाउंटेंट जो फोरम होती है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अंडर वो काम करता है। तो अगर चार्टेड अकाउंटेंट ही कुछ गड़बड़ कर रहा है और वो गलत रिपोर्ट को भी सही बता रहा है उसकी नॉलेज के बावजूद, तो फिर जो है मामला ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। एक और मैं चीज आपको बता दूं, आपने नदीम भाई बहुत बढ़िया सवाल पूछा, मुझे याद आ गया। तो आप जब क्वार्टरली रिजल्ट देखते हो ना, तो उससे पहले 3-4 पेज होते हैं, ज्यादातर लोग हम में से उन सब उसको छोड़ देते हैं। असल में मैंने इसको आज इसलिए भी कवर नहीं किया कि मैं इंशाल्लाह क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा तो आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट टॉपिक आ गया है तो मैं बताता हूं। तो शुरू के 3-4 पेज हम अक्सर और बेशतर उसमें से छोड़ देते हैं, या हम में से ज्यादातर लोग जो हैं उसको बोरिंग समझ के छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें हमें अपने मतलब के पॉइंट नहीं मिलते हैं। बट अगर आप उसको सरसरी तौर से भी देखो, है ना, तो और उसमें देखो कि ऑडिटर ने कुछ क्वेश्चन रेज किए हैं कि हमने कंपनी से पूछा और कंपनी ने जवाब नहीं दिया कि ये एरर क्यों है, ये एरर क्यों है, तो वहां से शुरुआत होती है गड़बड़ी की। अगर सब कुछ सही है तो जाहिर सी बात है ऑडिटर ने जितने क्वेश्चन पूछे उसने उनको कंपनी ने उसका जवाब दिया और वो सब कुछ पूरा पूरा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। बट
ऐसी भी कंपनी होती है कि कंपनी ने क्वेश्चन, ऑडिटर ने क्वेश्चन पूछा, कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो मामला चलता रहता है, वो धीरे धीरे जो है वो जख्म बन जाता है। तो ये केस क्या है बेसिकली कि ऑडिटर ये बोलता है कि भाई मैंने तो पूछे थे क्वेश्चन, मैंने तो अपनी तरफ से क्वेरी रेज करी थी और वो एक्सचेंज को गया था बेसिकली, क्योंकि वो रिजल्ट के साथ आता है। अब उसके बाद अगर कंपनी एक्शन नहीं ले रही है तो मैं क्या कर सकता हूं? मतलब मेरा तो काम क्वेश्चन रेज करना था ना, ऑडिटर इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता ना। उसके बाद फिर जो है बाकी की बाकी जिम्मेदारी जो बनती है वो प्रमोटर की बनती है। ओके, आई होप आपके सवाल का जवाब मिल गया रदीम भाई। तो ये मेरी आज की लास्ट स्लाइड थी बेसिकली। कोई क्वेश्चन है तो बताए। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको ख़त्म करते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत, जज़ाक अल्लाह। और कोई क्वेश्चन है तो बताएं भाई, क्या कोई सवाल? सब कुछ क्लियर है? एटलीस्ट क्लियर लिखे तो मुझे कंफर्म हो कि हाँ भाई कोई किसी का कोई सवाल नहीं है और सारे क्वेश्चन जो है वो आंसर हो गए। आपको कल की और आज की वसीम भाई, एनुअल रिपोर्ट पे इंशाल्लाह मैं एक पूरा सेशन रखूंगा। मैंने अभी बताया ना कि एनुअल रिपोर्ट एक बहुत लंबा टॉपिक है ना, तो एनुअल रिपोर्ट में कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। जैसे मैं आपने टॉपिक छेड़ा है तो मैं बता देता हूँ। मैनेजमेंट कमेंट्री से आपको मैं देखो एक एनुअल रिपोर्ट शेयर करता हूँ, बट मैं पहले ही बता दूं कि आप इसको बाई से रिकमेंडेशन बिल्कुल ना समझना। मैं एक एनुअल रिपोर्ट ऐसे ही पढ़ रहा था कल परसों, इत्तफाकी तौर से मेरे सामने आ गई थी, तो वो मुझे थोड़ा सा याद आ रही है, मैं उसकी खोलता हूँ, है ना। तो थोड़ा सा आइडिया आपको होगा कि क्या मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एशियन ग्रेनाटो की एनुअल रिपोर्ट है। ये आप देखोगे ना, इट इज मतलब मुझे पढ़ने में पता नहीं क्यों बड़ा मजा आता है। ओके, इसी ये शुरुआत से ही इतना खूबसूरत लगता है ना। देखो मतलब आप इसको देखोगे तो ये देख के ही मजा आ रहा है। वाह, आप क्या पढ़ने जा रहे हो, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंपनी कैसी है, कंपनी कचरा है, हो सकता है बिल्कुल ही बेकार कंपनी हो, तो मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट यू सी हाउ दे आर रिप्रेजेंटिंग। ओके, तो यहाँ पर आप देखते हो कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है, कंपनी की ये देखो रेंज आप देखो। यहाँ पर लिखी है कि कंपनी दैट डिफाइंस आवर स्ट्रेंथ, फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी, 14 प्लांट्स। यहाँ से आपको आइडिया होगा बेसिकली कंपनी कितनी बड़ी है। यहाँ से आपको आइडिया होगा बेसिकली कहाँ से कंपनी ने शुरुआत करी थी। लिखते हैं ये लोग, मतलब उसको ब्यूटीफाई करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से पूरी। सरसरी तौर से मैं इसको लेके जा रहा हूँ, आप आगे देखोगे तो इनका क्लाइंट बेस क्या है, ये ज़्यादातर एनुअल रिपोर्ट में मिलेगा कि क्लाइंट बेस क्या है, ग्रोथ क्या हो रही है उनकी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कोई अवार्ड मिला है, वो सब बड़े अच्छे से लिखते हैं। तो मैं जब अभी बोल रहा था ना कि हम जो बात करते हैं वो कंपनी की हाईलाइट यानी कि मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करते हैं, वो बेसिकली मैं इस वाले पेज की बात कर रहा था, जो पेज मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। अब जैसे इसमें आप हाईलाइट देखोगे ना, तो इसमें 3-4 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मैं अभी देखूं मैं कहाँ पढ़ रहा था इसी में। देखो यहाँ पर है, वी हैव एक्सपीरियंस अ सिग्निफिकेंट दिस दिस, ये लॉस इन्होंने कंपेयर टू पॉजिटिव दिस दिस और नॉन दिस दिस इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस 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 द इन्फ्लेशन इन क्रिटिकल इनपुट पर्टिकुलरली गैस प्राइसेस। इन्होंने लिखा है कि भाई हमारा जो रिजल्ट है वो क्यों खराब रहा। अब ये देख बता रहे हैं कि हमारा राइट इशू का पैसा जो था वो कहाँ गया, जो हमने पैसा इकट्ठा किया था। ठीक है, एक्सपेंशन के बारे में देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं बेसिकली, अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ वो अपना बिजनेस स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कौन सा प्लांट जो है जिसने अपनी सब्सिडी सेटअप करी है और वो वहाँ पर कितने मिलियन पर स्क्वायर एनम का जो है वो प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं, जैसे जीवीटी प्लांट यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अलावा ये यहाँ पर ये बता रहे हैं देखो कि उनका टोटल क्लाइंट और डीलर बेस कितना है, 6500। मैं नंबर नहीं बता रहा हूँ, ये एग्जांपल है, मैं आपको सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ। तो ये 2-3 पेज पढ़ के ही ना आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कंपनी क्या सोच रही है, कैसे सोच रही है और क्यों सोच रही है। राइट, तो ये क्वेश्चन का अगर आपको जवाब मिल जाएगा तो ये आपको बेसिकली डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि जो ऑलरेडी मेरी होल्डिंग है क्या मैं उसको रखूं या मैं उसको सेल कर दूं। या मान लो ये देखो इन्होंने यहाँ पर लिखा है इसी पेज में कि मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आर बीइंग एडेड हेयर। यहाँ पे लिखा है देखो, है ना, एक एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कैपेसिटी उन्होंने लिखी है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस प्लांट की कैपेसिटी आने वाले प्लांट में अगर जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगी। ये देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं
कि 2000 में जब ये कंपनी की कैपेसिटी थी वो 0.83 मिलियन स्क्वायर मीटर थी और अभी है वो 54.5 मिलियन स्क्वायर है, यानी कि 23 साल के अंदर अंदर ये कंपनी 0.8 से 54.5 मिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 50 गुना आप मोटा मोटा मान लो इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी ये एक्सपेंड हो गई है। और फ्यूचर में ये कहाँ कहाँ होने वाली है ये सब तो आप ये देखते हो ना, तो बेसिकली यहाँ पर ये आपको पता चलता है। इसके अलावा ये देखो, मतलब हर कोई कंपनी इतने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करती और मुझे इसलिए इसका नाम याद आ गया कि शायद ये मैंने मतलब लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट जो अगर मैंने कोई पढ़ी है तो वो ये पढ़ी है, तो आपने क्वेश्चन पूछा तो मुझे वो दिमाग में मेरे आ गया। बट अगेन विद ए डिस्क्लेमर, this is not a buy sell recommendation for Asian Granato. I may have holding, I may not have holding. तो मेरी होल्डिंग होने के भी चांस है और मेरी होल्डिंग ना होने के भी चांस है, लेकिन ये बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है किसी भी हालत में। ओके, अगर आप खरीदोगे तो आप लॉस में जा सकते हो बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना है, डीलर नेटवर्क कितना है, फ्रेंचाइजी नेटवर्क कितना है, अपना डिस्प्ले सेंटर उनके कितने हैं, तो ये सारी चीजें आई होप वसीम भाई आपको मेरे क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। आप सॉरी, आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। ठीक है भाई, ओके। और रुक जाओ, मैं आपके सवाल देखता हूँ भाई, थोड़ा सा मुझे टाइम दो। शेखोलॉजी भाई ने पता, नौमान भाई ने, सर अगर हमको कोई बोर्ड मीटिंग में जाना हो, नहीं बोर्ड मीटिंग में आप नहीं जा सकते, उसके लिए आपको किसी बोर्ड मतलब बोर्ड का मेंबर बनना होगा किसी कंपनी के, वो आप नहीं जा सकते। एजीएम में जा सकते हो, एजीएम जो होती है ना एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें आप जा सकते हो, उसका आपके पास बेसिकली इनवाइट आता है, तो वो इनवाइट लो आप और जा सकते हो। आप अपने बिहाफ पे किसी और को भी भेज सकते हो, प्रॉक्सी स्लिप होती है वो साइन करके दे दो कि आप चले जाओ। कंपनी में डायरेक्ट जा सकते हैं, नहीं कंपनी में डायरेक्ट जाना अलाउड नहीं होता है। कुछ कंपनी अलाउ भी कर सकती हैं बट सजेस्टिव नहीं है, बेइज्जत होकर वापस आना। कंपनी में आप बाकायदा अगर आपको जाना है तो प्रॉपरली जाओ, एक कंपनी सेक्रेटरी को इन्वेस्टर रिलेशनशिप पे एक ईमेल लिखो कि मैं आपका प्लांट विजिट करना चाहता हूँ फॉर एक्स वाई जी रीजन, ये मेरे रीजन है जिसकी वजह से मैं विजिट करना चाहता हूँ, और आई एम श्योर इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस में दे विल वेलकम यू, वो आपको मना नहीं करेंगे। है। भाई क्वार्टरली रिपोर्ट के बाद सारे बढ़ते या घटते हैं, क्या कोई तरीका है कि आप मालूम करें क्या ग्रोथ है या कंपनी में क्वार्टरली रिपोर्ट से पहले? क्वेश्चन आपका समझ में नहीं आया मेरी मुजफ्फर भाई। वॉल्यूम कितना रहना चाहिए आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? भाई ये तो इक्विटी पे डिपेंड करता है, मैंने बोला ना अगर लो इक्विटी शेयर है तो यहाँ पर वॉल्यूम का खेल ही नहीं है, टेक्निकल की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो फंडामेंटल पे बेस बना रहे हैं, टेक्निकल में हम सिर्फ प्राइस चेक कर रहे हैं। वॉल्यूम कितना भी हो हमें क्या टेंशन है। फैसल भाई, कैन वी समवेयर सी फोरकास्टेड ईपीएस? ये कुछ वेबसाइट होती हैं जो फोरकास्टेड ईपीएस देती हैं, फोरकास्टेड मार्जिन भी देती हैं, फोरकास्ट वो इंडस्ट्री का कैलकुलेट करती हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री को वो इंक्लूड करती हैं लास्ट कॉन कॉल की, और फिर वो फोरकास्टेड देती हैं। वेबसाइट मेरे ख्याल से जो बिजनेस वेबसाइट हैं वो रहती हैं, बट ज़्यादातर ऐसी रिपोर्ट जो है ना वो पेड होती हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि वो क्या कहना चाहिए मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। ओके, इमरान भाई का सवाल, ये पीडीएफ डाउन करके चैट जीपीटी में डाल दें? डालो भाई, डालो चैट जीपीटी में, परेशान करो चैट जीपीटी को क्या कहता है। मैंने तो आज तक डाला नहीं है, डालो उससे पूछो कि इसके डाल के उसमें कि इसकी हाईलाइट मुझे 25-30 पॉइंट में कैलकुलेट बना के दे, तो शायद वो हो सकता है आपको बना के दे दे। और किसी का कोई सवाल है भाई? नहीं है तो बताएं, और कोई सवाल नहीं है तो एटलीस्ट ना तो लिखें, फिर हम इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं। हाँ, इमरान पाशा भाई रीड कर देगा वो आपके लिए चैट जीपीटी। ऐसे भी आप डालोगे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं वो आपको रीड कर, पर रीड करके आप कितना गेन करोगे ये भी इंपॉर्टेंट है ना, मतलब उसको सुन के कितना गेन करोगे, जो रीड करके गेन करोगे वो सुन के नहीं कर पाओगे ना। ओके जहीर भाई, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। चलो भाई, दुआओं की दरख्वास्त है, अब इंशाल्लाह धीरे धीरे आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट वीडियोस के ज़रिए, और बाकी आप लोग कनेक्ट रहिए, इंशाल्लाह शॉर्ट वीडियोस क्या कहना चाहिए आती रहेंगी, सेशन मैंने आपको बोला आते रहेंगे। और मुझे अगर लगा कि मेरा चैनल ठीक ठाक चल रहा है और लोगों का इंटरेस्ट है, मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि देखो मैं कंटेंट इसलिए बनाता हूँ ताकि
आप लोगों को फ़ायदा हो, इसमें मेरा पर्सनल कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे अपने चैनल को ग्रो करने में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप तो अगर मुझे लगता है कि चैनल में लोगों का इंटरेस्ट है और आप लोग मुझे टॉपिक भेजोगे तो मैं कंटेंट बनाता रहूँगा। और इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखूँगा, मैं लाइव डिस्कशन भी रखूँगा। और अगर मुझे लगेगा कि भाई नहीं, लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है, तो फिर ऑफ कोर्स मैंने बता दिया, मैं जो टाइम यहाँ पर लगाता हूँ वो टाइम अपना कहीं और लगाऊंगा, शायद मल्टीबैगर ढूंढने ढूंढने में लगाऊं। क्योंकि आपको पता है तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अगर लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है तो मैं उस टाइम को कहीं और यूज़ करूंगा। तो मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके भाई, चलो भाई, ठीक है फिर। अल्लाह हाफिज। मेरी राय ये है कि आप रेट आप आते रहें महीने में कुछ दिन। एक्स वाई जी भाई, वो महीने में आएंगे, देखो डिपेंड करता है कि क्या कहना चाहिए, क्या हिसाब किताब है लोगों का इंटरेस्ट क्या है, तो वो उस पर डिपेंड करता है, क्वार्टरली, महीना, जो भी है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। दुआओं की दरख्वास्त है।